ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर हम नीट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन नीट में रहता है, और जेई की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको जेई में रहता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो 2 या 2 से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ता है ना, कनेक्ट करता है। और कनेक्ट क्यों करता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मतलब एटम्स चाहते हैं अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई भी एटम्स आपस में कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम ज्यादा स्टेबल हो जाएं। दूसरी चीज है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो जब वो ऑक्टेट पूरा करते हैं तो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। दूसरी बात कि जब 2 एटम्स कंबाइन करता है तो एक तो ऑक्टेट पूरा कर रहा है, दूसरा अपने एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है। और जब कोई सिस्टम अपने एनर्जी को मिनिमाइज करता है तो वो स्टेबल ज्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई भी एटम, 2 एटम या 2 से अधिक एटम कंबाइन करता है तो कंबाइन करने से कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, और जब कोई एनर्जी बाहर निकलेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, और सिस्टम की जब एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूल बनने का जो प्रोसेस होता है वो एटम्स के कंबाइन करने से होता है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड बनता है। क्यों बनता है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी एटम्स चाहते हैं कि हम अपना ऑक्टेट क्या कर लें? कंप्लीट कर लें, और टू मिनिमाइज एनर्जी को मिनिमाइज करें और स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो जैसे आपको हम बता रहे हैं यहां पे कि जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ में आ रही है? पॉज कर दो। देखिए, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सही है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? बोलो। 3 3 6 और 2 8, और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखो, ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? बोलो। ये अपने अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एन के ऊपर -3 चार्ज एक्वायर करेगा। तो किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ले रहा है। जैसे आपका नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो। KLm, बोलो। 2 8 और 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na के ऊपर एक प्लस चार्ज बनाएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 and 8। बस समझ रहे हैं? तो आप बताओ क्या ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं हुआ? तो ऑक्टेट का बेसिक मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का बेसिक मतलब होता है 8। तो अगर वैलेंस शेल के अंदर देखिए, अगर वैलेंस शेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका। ये समझ रहे हैं बात को? अब जैसे हाइड्रोजन है, मान लो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन एक है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो H+ बनाएगा, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो H के ऊपर माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है ये। तो इस केस में, हाइड्रोजन वाले केस में, ये डुएट पूरा कर रहा है, डुएट कंप्लीट हो रहा है इसका। समझ रहे बात को? तो यहाँ हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ले लेगा। तो अगर देगा तो प्लस बनाएगा, लेगा तो माइनस बनाएगा। तो ये आपका डुएट पूरा करता है। समझ रहे हैं? तो कोई भी एटम आपस में जुड़ता है, कंबाइन करता है टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड। लिखिए, केमिकल बॉन्ड लिखिए, हेडिंग लगाइए केमिकल बॉन्ड। हेडिंग लगाइए, नहीं हेडिंग लगाइए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, which binds two or more atoms together in a molecule or compound, in a molecule
मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए केमिकल बॉन्ड बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो दो या दो से अधिक एटम को आपस में बांध के रखता है जिससे कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। बात समझ में आ रही है? जिससे कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सके। सही है, चलिए अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों होता है? व्हाई डू एटम्स कंबाइन? क्यों एटम कंबाइन करते हैं? आखिर एटम का कॉम्बिनेशन करने का क्या मकसद है? बोलो। पहला क्या मकसद है? टू कंप्लीट ऑक्टेट। बात समझ में आ रही है ना? कंप्लीट ऑक्टेट यानी चाहता है कि ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। मतलब इसका क्या मतलब है कि एटम्स रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। समझ रहे हैं ना? अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 इलेक्ट्रॉन। सही है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा या नहीं करेगा? है ना? नियरेस्ट सेल टू बिहेव लाइक नियरेस्ट नोबल गैस। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो एटम्स जो है ये अभी अपने वैलेंस शेल में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन को होने के लिए ये किसी के साथ रिएक्शन करता है, किसी के साथ कंबाइन करता है। बात समझ रहे हैं आप? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एटम्स इसलिए कंबाइन करता है क्योंकि उसका ऑक्टेट चाहता है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा क्या है? टू मिनिमाइज एनर्जी। टू मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करना है इसको? एनर्जी को मिनिमाइज करना है ना? तो देखिए ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, एनर्जी विल रिलीज्ड। एनर्जी क्या होता है? विल रिलीज्ड। बात समझ रहे हैं ना? तो जब आपका एटम्स कंबाइन करता है तो वहां पे एनर्जी बाहर निकलता है। ठीक है, एनर्जी विल रिलीज्ड एंड रिलीज्ड एनर्जी measures the strength of the molecule। बात समझ रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना है कि एटम चाहता है कि एनर्जी को मिनिमाइज करें, अपने सिस्टम का एनर्जी कम कर दें, और कम करने के लिए एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लूज करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो जितना ज्यादा एनर्जी लूज करता है उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। तो हम बात करें कि एनर्जी की, अगर हम बात करना चाहें, जितना ज्यादा एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी सिस्टम का जितना ज्यादा कम होगा, सुनो ध्यान से, सिस्टम का एनर्जी जितना ज्यादा कम होगा, यानी कि एटम्स के कंबाइन करने के बाद जो एनर्जी निकलेगा, जितना ज्यादा एनर्जी निकला उतना ही सिस्टम का एनर्जी कम हुआ, है ना? एनर्जी रिलीज्ड जितना ज्यादा होगा, यहां लिख रहे हैं, एनर्जी रिलीज्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी सिस्टम का कम होगा, उतना ही सिस्टम क्या होगा? बोलो, स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जितना सिस्टम एनर्जी निकालेगा उतना ही सिस्टम का एनर्जी कम होगा और उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या? यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? रिलीज्ड एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन होगा वहां पे। समझ रहे हैं बात को? तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब है सिस्टम उतना ज्यादा हमारा स्टेबल होगा। एनर्जी जितना मिनिमम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम बात करें अगेन स्टेबिलिटी की, तो ये स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, मतलब जो रिलीज्ड एनर्जी है ना, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, सिस्टम्स एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ, बोलो, सिस्टम। तो सिस्टम का एनर्जी जितना कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है? अच्छा, जो एनर्जी रिलीज्ड होगा, रिलीज्ड एनर्जी, देखिए जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, रिलीज्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है ना? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यहां लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ
बॉन्ड उतने ही ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। सिस्टम जितना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड्स का। सब लोग फेयर करेंगे कॉपी पे, ठीक है। उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स होगा, बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो लिखिए नेक्स्ट में सब पॉइंट लिखेंगे, नोट करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में जोड़ के रखता है ना, जिससे कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके। अब एटम्स कंबाइन क्यों करता है? एटम्स कंबाइन इसलिए करता है क्योंकि वो अपने एनर्जी को मिनिमाइज कर सके, स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सके। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की मजबूती होगी, समझ में आ रहा है, और उतनी ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो कोई भी एटम के स्टेज में रहना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। नहीं समझे बात को? जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, दिस ऑल आर नोबल गैस। और ये नोबल क्यों है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके अंदर इन्होंने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और इसी वजह से जितनी भी एटम्स हैं वो चाहते हैं कि मेरे वैलेंस शेल के भी अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और इसके वजह से ये डिफरेंट तरह के रिएक्शन शो करते हैं, डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन शो करते हैं, अलग अलग एटम से अलग अलग तरीके से कंबाइन करते हैं, है ना। कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, कभी कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, कभी मेटालिक बॉन्ड बना लेगा, कई तरह से कंबाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड क्या है? फोर्स है। जैसे तुम्हारे और उसके बीच में कोई फोर्स है, तुम लोग दोस्त हो ना आपस में, क्या फोर्स है कोई? क्या कोई रस्सी बंधा हुआ है बीच में? नहीं। क्यों फोर्स? कैसे? मतलब वो इनविजिबल है, तो बॉन्ड भी आपका इनविजिबल है। वो हम लोग अपने सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए एक लाइन से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअली बीच में कोई रस्सी वगैरह नहीं होता है, समझ रहे बात को? तो फोर्स आपको पता चला, जैसे दो दोस्त हैं, पता चला हाँ ये दो दोस्त है, ये दोनों साथ साथ रहता है, इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इनकी दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए मैच्योरिटी बहुत अच्छी है ना। इस वजह से ये जानते हैं कि हाँ ये हमारा दोस्त है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही चीज है, केमिकल बॉन्ड सिंपल एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझ रहे हैं? फोर्स है जो दो या दो से अधिक एटम को आपस में जोड़ के रखता है जिससे कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। अब व्हाई डू एटम कंबाइन टू कंप्लीट ऑक्टेट? पहला क्या है बोलो? ऑक्टेट पूरा करना है इसको। टू रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है? 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए कई तरह का तांडव करेगा, कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, कहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, कहीं शेयर करेगा, कई सारे केसेस हैं। टू मिनिमाइज एनर्जी, दूसरा कंडीशन है एनर्जी को मिनिमाइज करना है। जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है? जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पे एनर्जी रिलीज जितना ज्यादा होगा, एनर्जी सिस्टम का उतना कम होगा, स्टेबिलिटी उतना बढ़ेगा। स्टेबिलिटी रिलीज एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? एक एक पॉइंट याद रखिएगा। रिलीज एनर्जी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम अभी एक एनर्जी प्रोफाइल बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा एनर्जी हो गया, इधर पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज योर रेडियस या डिस्टेंस हो गया, ठीक है? कोई एटम बहुत दूर से आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है? दो एटम मान लीजिए है, वो काफी दूर से आ रहा है, आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? सपोज करिए यहाँ पे दो एटम्स काफी दूर से आना शुरू कर दिया, आपस में कंबाइन करेगा, बॉन्ड तभी बनेगा ना। तो दो एटम जब आपस में कंबाइन किया तो देखिए उस समय एनर्जी, जब कोई एटम्स इनफाइनाइट दूरी से आता है, अप्रोच करता है, तो इनफाइनाइट पे एनर्जी बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है? मतलब मिनिमम नहीं, मतलब जीरो होता है। इनफाइनाइट दूरी, इनफाइनाइट है, एनर्जी क्या है? जीरो है। समझ रहे हैं? और जैसे जैसे ये नजदीक आएगा वैसे वैसे एनर्जी को लूज करेगा तो उसका एनर्जी और कम होगा। बात समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, देखिए जैसे जैसे मान लीजिए यहां से आना शुरू किया, जैसे जैसे ये नजदीक आएगा वैसे वैसे एनर्जी और कम होगा, और पास आएगा तो एनर्जी और मैक्सिमम होने लगेगा। मतलब यहां पे एक चीज समझने वाली है कि जब ये बहुत दूर था तब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, ठीक है? जब ये पास आ रहा है, देखो डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है? जब ये पास आएगा डिस्टेंस घटेगा, पास आएगा इधर आएगा डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी और कम होने लगेगा दोनों का। बात समझ रहे हैं? जैसे और थोड़ा पास आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जो है एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को एक्वायर कर लिया। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
ये दोनों जो आपका है ना इस तरह से, देखिए ये दोनों एटम है और ये दोनों का क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ये दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, देख रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा पॉइंट 0 है और ये जो हमारा है मिनिमम पॉइंट है, मतलब मिनिमम एनर्जी वाला पॉइंट है यहाँ पे। ध्यान से दिख रहा है आप लोग को? यस सर। यहाँ पे देखिए हमारा एनर्जी है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम मिला, उसके बाद हमारा कर्व देखो ऊपर चला गया। तो मिनिमम हमें एनर्जी कहाँ मिल रहा है, इस वाले पॉइंट पे। यहां हम लिखेंगे मिनिमम एनर्जी, बात समझ रहे हैं? और इस मिनिमम एनर्जी पे ही आपका क्या फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दोनों आपस में जुड़ गया। तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा ये दोनों के बीच में, इसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं और इसको कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। बात समझ में आ रही है? और ये डिस्टेंस उतना ही है जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि दो एटम्स के बीच में जो दूरी है वो आपका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। यहां देखिए बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, और ये जो आपका डिस्टेंस यहां से यहां तक है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यही आपका बॉन्ड लेंथ होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? कहने का मतलब है कि एटम अब इससे नजदीक नहीं आ सकता है, और अगर आप इससे नजदीक लाने का इसको प्रयास कीजिएगा तो फिर अपने एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। क्यों? अंदर इतना दूरी पे देखो, इतना दूरी पे मैक्सिमम ये जा सकता है, बहुत बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इतना रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा। इतना है अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर होगा। इतना अगर थोड़ा सा और घटाओगे तो फिर रिपल्शन बढ़ने लगेगा। ज्यादा मान लो ज्यादा अगर नजदीकी बढ़ेगा तो क्या होगा, सोचो, परेशानी बढ़ेगा, तो रिपल्शन बढ़ने लगेगा, अट्रैक्शन कम होने लगेगा, फिर चाहेगा अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आ जाए। नहीं समझे बात को? समझ में आ रही है बात? कैसे समझा रहे हैं आपको? फिर से देखो, दो एटम दूर है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन कम है। जब ये अपने इक्विलिब्रियम दूरी पे पहुंचता है तो वहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन जब और इसको नजदीक करने का कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से रिपेल होना शुरू कर देगा, एनर्जी फिर बढ़ाएगा, अपना एनर्जी बढ़ाएगा, एनर्जी देखो यहां बढ़ेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, दिस दूरी इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, या हम इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया आर नॉट, यानी दिस इज योर बॉन्ड लेंथ। ये हमारा हो गया क्या, बॉन्ड लेंथ। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये हो गया यहां से यहां तक बॉन्ड लेंथ, क्लियर है? और यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है ना, ये मिनिमम, देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपका है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी जहां पे हमारा बॉन्ड बना है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ना ये स्टेबल भी होगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर है? तो ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहां से यहां तक है, इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और इससे नजदीक अगर आएगा तो फिर क्या होगा, बोलो? रिपेल करेगा, वहां पे एनर्जी बढ़ेगा। देखिए और अंदर लाने की कोशिश कीजिएगा, एनर्जी और बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए जब ये दूर था, ध्यान से देखेंगे, जब ये दूर था तो क्या था, बोलो? आर अट्रैक्शन ज्यादा था किससे, आर रिपल्शन से। जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आया तो बताओ क्या होगा, आर रिपल्शन, ठीक है, आर बोलो रिपल्शन बराबर होगा आर अट्रैक्शन से। और जब इधर आएगा ना, और डिस्टेंस कम करोगे तो क्या हो जाएगा, आर रिपल्शन ज्यादा होगा आर अट्रैक्शन से। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके पहले अट्रैक्शन ज्यादा, इक्विलिब्रियम दूरी पे अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर, और जब आप और करीब आइएगा जीरो के तो वहां रिपल्शन ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा, और रिपल्शन इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन, बिकॉज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर आर 4 तरह का फोर्स होता है। कौन सा? देखो जब दो एटम आता है ना पास तो यहां पे 4 तरह का केसेस हो सकता है। देखिए फर्स्ट एटम हो गया ए, और ये हो गया एटम नंबर बी। दो एटम आ रहा है इधर से, ए हो गया और ये बी हो गया। जब दोनों दूर दूर है, ये तुम यहां वो वहां, तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नहीं समझ रहा बात को, है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर है। ये हो गया न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। दूर है, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्शन कम। तो देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, ध्यान से देखिए, नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। समझ रहे हैं बात को? ये भी आपका अट्रैक्शन। फिर देखिए
इस न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, नहीं समझे। फिर इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन। यानी कि दो रिपल्शन है, देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, यहां भी सेम रिपल्शन। फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहे हैं, अट्रैक्शन, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। क्लियर हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। तो अब देखिए बॉन्ड का कंडीशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड बन रहा है, शुरू में क्या था, जब इन्फिनाइट दूरी पे था तो अट्रैक्शन ज्यादा था रिपल्शन से, लेकिन जब और नजदीक आएगा तो अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम पास आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा था तो पास आएगा ना, नहीं समझ रहा है। इन्फिनाइट दूरी पे जब बहुत दूर है तो एटम्स के अंदर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, उस अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल एटम्स पास आएगा। कब तक, जब तक एक इक्विलिब्रियम दूरी पे ना आ जाए, समझ रहे हैं। तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे देखिए, एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के। ये बात समझ में आ रही है, अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर हो जाएगा, और नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ने लगेगा आपका, और फिर एनर्जी बढ़ने लगेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्लियर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, यही आपका मिनिमम एनर्जी का पॉइंट है जहां पे मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। टू एक्वायर nearest noble gas configuration, to acquire nearest noble gas configuration, acquire nearest noble gas configuration, ठीक है ना। तीसरा नंबर, to acquire nearest noble gas कन्फिगरेशन, सही है ना। तो देखिए जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, बोलो, तो ये H+ बनाएगा, या अपने एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो H के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो बताओ क्या ये 1s2 के जैसा बिहेव कर रहा है या नहीं, हीलियम के जैसा बन गया या नहीं, बोलो। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो Na के ऊपर क्या हो जाएगा, 1+, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना, याद है ये सब। s में एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएगा, तो जैसे बाहर निकला तो बचा क्या, इतना ही ना, 1s2 2s2 2p6। तो बताओ 6 2 8 तो 10 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। तो अपने नजदीकी इनर्ट गैस जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर बोलो कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और यहाँ 19 होता है, 18 और 1 19 हो जाएगा। तो अभी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फिर से ये रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, तो पोटेशियम के ऊपर 1+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। अब बताओ ये निकल गया तो बचा इतना ना, इतना बचा। अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का है कि नहीं। तो बोलो पोटेशियम के बगल में क्या है आपका, आर्गन। सोडियम का बगल में कौन है, नियॉन, है ना। हाइड्रोजन के बगल में हीलियम। तो जितने भी एटम हैं वो सभी अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बिहेव करना चाहते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है। कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां लिख रहे हैं, है ना, NS2 और NP6, यही आपका है नोबल गैस। लिख लो यहाँ पे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यही आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिखिए S में 2 NS2, तो ये आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। देखो S में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, है ना। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है आपका, और यही आपका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, बोलो। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बात समझ में आ रही है? दिस कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख लिए? फिर देखिए, केमिकल बॉन्ड्स में हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा है आपका वीक बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। पहला क्या है बोलो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा क्या है? वीक बॉन्ड। तो चलिए स्ट्रॉन्ग वाले में आते हैं। पहला हो गया आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तीसरा आपका है मेटालिक बॉन्ड। तीसरा आपका है बोलो मेटालिक बॉन्ड और चौथा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स जिसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वीकेस्ट फोर्स है, ध्यान में रखिएगा। वांडरवाल फोर्स है, दिस इज योर वीकेस्ट फोर्स, जो इस चैप्टर में पढ़ना है, वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए लुईस ऑक्टेट रूल। देखिए जितने भी एटम्स हैं वो इनर्ट गैस जैसे बिहेव करना चाहते हैं, है ना। यहां पे हम लिखेंगे एवरी एटम wants to achieve stable noble gas configuration। सही है, noble gas configuration, ठीक है। बाय पहला एक्वायरिंग by acquiring 8 इलेक्ट्रॉन इन कहां पे? वैलेंस शेल, सही है ना। और जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। और दूसरा एक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। by acquiring 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। एक्वायरिंग का स्पेलिंग जरा सही कर लीजिए, है ना। एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल और एक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुप्लेट कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया जिस वैलेंस शेल के अंदर, जिसमें हम जिसको ऑक्टेट कहते हैं, बस समझ रहे हैं। और दूसरा हमारा एक्वायरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट कहते हैं, है ना। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। एक तो हमारा ऑक्टेट हो गया और दूसरा क्या हो गया? डुप्लेट हो गया, है ना, डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। तो जितने भी एटम्स हैं वो सभी अपने वैलेंस शेल के अंदर, जितने भी एटम्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम ले लिया। ऑक्सीजन एटम में 2 ऑर्बिट है। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना। Kl 2n6 हो गया। एटॉमिक नंबर बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके वैलेंस शेल में देखो, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया सेकंड ऑर्बिट। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अंदर में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा ना, अंदर का इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है ना, इनर कोर इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी कितना? 6 है ना। अभी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2n8। तो क्या ये कंप्लीट ऑक्टेट हुआ यहाँ पे? बोलो, क्या यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गया। तो किसी भी एटम के अंदर जो वैलेंस शेल होता है उसमें चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल के अंदर आ जाए, और जिसके वजह से मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाएगा और एनर्जी को मिनिमाइज कर लेगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, तो देखिए लुईस ऑक्टेट रूल क्या कहता है? तो लुईस ऑक्टेट रूल यही कहता है कि हर एटम्स जो है, हर एटम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन या
2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या तो हम क्रॉस से या तो हम डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लुइस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटेड बाय आइदर डॉट, किससे दिखाएंगे? डॉट से, और क्रॉस, और किससे? क्रॉस से दिखाते हैं। आइदर डॉट से या क्रॉस से दिखाएंगे। जैसे कोई अगर मान लो मेटल है, मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 2 3, और नॉन मेटल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझे? तो मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो जो आपका मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, समझ रहे हैं ना? मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है, 1 2 3, तो उसको क्रॉस से दिखाइए। और नॉन मेटल में 4 5 6 7 8 होता है, उसको डॉट से दिखाइए। जैसे देखिए हमारा सोडियम है, ठीक है? सोडियम में इलेक्ट्रॉन एक ही है ना वैलेंस सेल में, क्रॉस से दिखाइएगा। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, क्रॉस से दिखाएंगे। एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है, क्रॉस से दिखाएंगे। तो ये सब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। पहला सोडियम में कितना? 1, मैग्नीशियम में कितना? 2, एल्यूमिनियम में कितना? 3, ठीक है? और नॉन मेटल में देखो, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो आप डॉट से दिखाइए। किससे दिखाना है? डॉट से दिखाइए। तो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो? एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 यहां दिखाएंगे, 2 यहां दिखाएंगे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डॉट से दिखाइए। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, इस तरह से डॉट से दिखाइए। तो मेटल्स के अंदर देखिए, जनरली हम जो मेटल्स में यूज करते हैं वो क्रॉस यूज करते हैं। मेटल में कैसे यूज करेंगे? क्रॉस। और नॉन मेटल्स में पॉइंट, हाँ डॉट। नॉन मेटल्स में डॉट से। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? और उसके बाद फिर हम बॉन्ड्स तैयार करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना? नोट करिए। देखो जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 4 होते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों ऑक्सीजन को हम यहां पे दिखाएंगे। और ऑक्सीजन में भी पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बोलो? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कम है इसीलिए इसको क्रॉस कर दो। चलो, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस कर दीजिए। और इसमें आप लगा दीजिए डॉट। क्या लगाएंगे? जिसमें कम है जनरली वो क्रॉस से हम दिखाया करते हैं, ठीक है? यहां भी देखिए, हो गया ना यहां तक? अब बताइए, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, पूरा करने के लिए? 4 की 2, इसका 6 हुआ, तो अभी 2 ही चाहिए ना। तो इस कार्बन से ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। कर लिया? ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा ना। अब बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितना है? 4। तो ये 2 इसका लेगा, 2 इसका लेगा, तो क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा? इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हमारे बात को तो इस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल को इंडिकेट करते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल को दिखाएंगे, उनका ऑक्टेट दिखाएंगे। ये हमारा ऑक्टेट हो गया। दोनों ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा कर लिया पहले, उसके बाद कार्बन दोनों का एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे बनाएगा कैसा बॉन्ड बोलो? कार्बन। यहाँ पे देखो इस एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इधर भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 बॉन्ड। बात समझ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब सिंगल बॉन्ड, दूसरे का मतलब भी सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड। कितना हो गया? 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड इधर, एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा CO2 मॉलिक्यूल। हमारे बात को नोट करिए।